नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आज के क्लास में हम राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में हाड़ौती के पठार का अध्ययन करेंगे। यद्यपि हमने हाड़ौती के पठार के बारे में अब तक क्या क्या पढ़ा है, तो देखिए हाड़ौती के पठार के बारे में हमने जो यह हाड़ौती का पठार है, इसकी सबसे पहले उत्पत्ति के बारे में पढ़ा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद इसके विस्तार के बारे में पढ़ा कि इसका विस्तार राजस्थान में कहां पर है, कौन से जिलों में है। इसके बाद इस हाड़ौती के पठार की विशेषताओं को हमने पढ़ा, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं और अन्य विशेषताओं को भी हमने पढ़ा है। और आज हम बात करेंगे हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण कि जिस जो हाड़ौती का हमारा पठार है, इसको कितने भागों में बांटा गया है और उसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में, और उसके बाद जो वर्गीकरण किया गया है उसका और किस प्रकार विभाजन किया गया है और उनकी क्या क्या विशेषता है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे हाड़ौती के पठार के वर्गीकरण के अंतर्गत। तो शुरुआत करते हैं हाड़ौती के पठार के वर्गीकरण की। हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण। अब समझना यहां से हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो जो ये हाड़ौती का पठार है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है या विभाजित किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक भाग कहलाता है विंध्य कगार क्षेत्र और दूसरा जो भाग है वह कहलाता है दक्कन का पठार। यानी आपसे पूछा जाए कि हाड़ौती के पठार को कितने भागों में विभाजित या वर्गीकृत किया गया है, तो दो भागों में वर्गीकृत या विभाजित किया गया है, विंध्य कगार क्षेत्र और दक्कन का पठार। अब इसे विंध्य कगार क्षेत्र क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और इसे हम दक्कन का पठार क्यों कहते हैं, तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब विंध्य कगार क्षेत्र है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको भी तीन भागों में विभाजित किया गया है कि विंध्य कगार क्षेत्र में जो है तीन संरचनाएं दिखाई देती है। एक कहलाती हैं अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां, दूसरा है नदी निर्मित मैदान, और तीसरा है शाहाबाद उच्च भूमि। तो विंध्य कगार क्षेत्र को भी कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया। अब इस विंध्य कगार क्षेत्र में जो अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो अर्ध चंद्राकार पहाड़ियों में एक तो है बूंदी की पहाड़ियां, एक है मुकुंदरा की पहाड़ियां,
कुंडला की पहाड़ियां और रामगढ़ की पहाड़ियां। तो ये आधे चंद्रमा के समान जो पहाड़ियां हैं जो विंध्य कगार क्षेत्र में, उन्हें हम अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जो दक्कन का पठार है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक कहलाता है झालावाड़ का पठार और एक कहलाता है डग गंगधर प्रदेश। तो इस तरह से हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण किया गया। अब सबसे पहले इस पूरे फ्लो चार्ट में किस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। आपको 4 पहाड़ियों के नाम होंगे जिसमें से एक पहाड़ी हाड़ौती के पठार से होगी, जैसे मुकुंदरा की पहाड़ियां। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हाड़ौती के पठार में स्थित है। जैसे मुकुंदरा की पहाड़ियां दे दी और अन्य पहाड़ियों के नाम दिए जो अरावली का भाग है। तो इसीलिए ध्यान रखना, बूंदी की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां, कुंडला की पहाड़ियां और रामगढ़ की पहाड़ियां, ये जो चारों पहाड़ियां हैं, यह चारों पहाड़ियां हाड़ौती के पठार में स्थित है और हाड़ौती के पठार में यह विंध्य कगार क्षेत्र में है। अब देखिए मैं इसमें इसलिए यह सब बताना चाहूंगा क्योंकि वर्तमान में वर्गीकरण को लेकर ज्यादा प्रश्न आते हैं। कई बार हमें मैच करने में पूछे जाते हैं, 4 पहाड़ियों के नाम दिए जाएंगे, सामने डिस्ट्रिक्ट दिए जाएंगे, तो हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हाड़ौती के पठार में जो विंध्य कगार क्षेत्र है उसमें कौन सी पहाड़ियां हैं। बूंदी की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां, कुंडला की पहाड़ियां और रामगढ़ की पहाड़ियां। इसके बाद दूसरा है नदी निर्मित मैदान। नदी निर्मित मैदान का मतलब है कि यहां की नदियों द्वारा किस मैदान का निर्माण किया गया है। और एक है शाहाबाद उच्चभूमि क्षेत्र, जो कि वर्तमान में बात करें तो राजस्थान का 15वां कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यह आपको फ्लोचार्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब हम एक एक को लेके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विंध्य कगार क्षेत्र या हाड़ौती के पठार का ये जो वर्गीकरण है, यहां हमें हाड़ौती के पठार में कैसा दिखाई देगा, यानी कि मानचित्र के आधार पर, ताकि हमें एकदम क्लियर हो जाए कि हाड़ौती के पठार में कौन सा क्षेत्र आएगा और विंध्य कगार क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आएगा। तो हाड़ौती के पठार में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं हमने पढ़ा है। एक यहां बूंदी है, यहां कोटा है, यहां बारां है और यहां झालावाड़ है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें से विंध्य कगार क्षेत्र कौन सा है। विंध्य कगार क्षेत्र का अर्थ समझ में आ गया, जो विंध्याचल का भाग है। यह जो भाग है, यह ऊपर वाला जो क्षेत्र है, यह कहलाता है विंध्य कगार क्षेत्र। अब देखिए विंध्य कगार क्षेत्र क्या है। तो विंध्य कगार क्षेत्र यह जो बूंदी, कोटा और बारां, बूंदी, कोटा और बारां में जो चंबल और बनास नदियों के मध्य बलुआ पत्थर से निर्मित क्षेत्र है, उसे हम विंध्य कगार क्षेत्र कहते हैं। किसे कहते हैं समझना।
विंध्य कगार क्षेत्र, चंबल तथा बनास बेसिन के मध्य स्थित बलुआ पत्थर से निर्मित क्षेत्र, विंध्य कगार क्षेत्र कहलाता है। यानी विंध्य कगार क्षेत्र किसे कहते हैं कि जो चंबल और बनास बेसिन। अब आप कहेंगे चंबल और बनास बेसिन का अर्थ क्या है, तो वहां भी समझना है। यहां चंबल नदी इस तरीके से जो है बहती, यहां चंबल नदी है और चंबल की जो सबसे लंबी सहायक नदी है यहां बनास नदी। इस तरह से बनास नदी, तो चंबल और बनास के बीच में जो बलुआ पत्थर से निर्मित क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है, विंध्य कगार क्षेत्र कहा जाता है। यह नदी है चंबल, सॉरी बनास, यह बनास नदी है और यह चंबल नदी। तो इन नदियों के बीच में जो बलुआ पत्थर से निर्मित क्षेत्र है उसे क्या कहा गया है, विंध्य कगार क्षेत्र। अब देखिए विंध्य कगार क्षेत्र का विस्तार कौन कौन से जिलों में, तो विंध्य कगार क्षेत्र का विस्तार विंध्य कगार क्षेत्र का विस्तार कोटा, बूंदी, बारह जिलों में। यह भी पता होना चाहिए कि विंध्य कगार क्षेत्र का जो विस्तार है वह कौन से जिलों में है, तो कोटा, बूंदी और बारां। यानी कि विंध्य कगार क्षेत्र की जितनी भी विशेषताएं हम पढ़ेंगे वह सभी कोटा, बूंदी और बारां जिलों के अंतर्गत आएगी। क्लियर हो गया। और हमने पहले भी पढ़ा है कि यहां जो हाड़ौती का पठार है यहां बलुआ पत्थर के भंडार है, क्योंकि यहां पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है जिसमें बलुआ पत्थर के भंडार है। तो इसीलिए यह जो है चंबल और बनास बेसिन के मध्य स्थित है। अब यहां से जो प्रश्न बनता है वह आपको समझना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां जो हमने पढ़ा है इसको कैसे पूछा जाएगा या जा सकता है। तो समझना यहां से कैसे पूछा जा सकता है। निम्न लिखित में से कौन सा एक दोआब प्रदेश में शामिल नहीं है। ए
गग्गर प्रदेश, बी गग्गर का मैदान, बी मालपुरा, करौली मैदान, सी खैराड़ प्रदेश और डी विंध्य कगार क्षेत्र। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि हम पढ़ किसके बारे में, विंध्य कगार क्षेत्र के। तो विंध्य कगार क्षेत्र को दो तरीके से पूछा जा सकता है। या तो पूछा जाएगा कि वह कौन से जिलों में या कौन सी नदियों के बीच में। तो यह तो हमने पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है कि यह विंध्य कगार क्षेत्र कोटा, बूंदी और बारां, यह कोटा, बूंदी और बारां इन तीन जिलों में फैला हुआ है, और यह चंबल और बनास बेसिन के मध्य स्थित है। लेकिन यहां अब हमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दोआब प्रदेश में शामिल नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको दोआब प्रदेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि दोआब प्रदेश किसे कहा जाता है। तो समझना यहां से दोआब प्रदेश का मतलब है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि क्या कहलाती है, दोआब कहलाती है। अब देखिए, यदि हम गग्गर के मैदान की बात करें तो गग्गर का जो मैदान है, यहां गग्गर और सतलज नदियों के मध्य है, जिसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मालपुरा करौली का जो मैदान है, यहां बनास और बाणगंगा नदियों के मध्य है, और विंध्य कगार क्षेत्र है, यहां चंबल और बनास नदियों के मध्य। यानी कि ए, बी और डी यहां तीनों तो क्या है, दोआब प्रदेश में शामिल होते हैं। लेकिन यदि खैराड़ प्रदेश की बात करें तो खैराड़ प्रदेश का संबंध किससे है, केवल बनास नदी से। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। अब मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं, इसका कारण है कि हम केवल एक भौतिक प्रदेश को ही ना रटें, हम उस भौतिक प्रदेश को जो है अन्य भौतिक प्रदेशों के साथ किस तरह से जोड़कर पूछा जा सकता है। क्योंकि यह वास्तव में प्रश्न तो दोआब प्रदेश नदी तंत्र का है, नदियों के बीच की भूमि से, लेकिन उन नदियों के बीच की भूमि को किस तरह से हाड़ौती के पठार से या हाड़ौती के पठार या अन्य भौतिक प्रदेश के साथ जोड़ के पूछा जा सकता है। यदि यही प्रश्न केवल हाड़ौती के पठार से आता तो कैसे आता, यह भी हमें पता होना चाहिए। तो समझना वह भी। निम्न लिखित में से चंबल, बनास, बेसिन के
मध्य स्थित भौगोलिक प्रदेश को क्या संज्ञा दी गई है? ए रोही का मैदान, बी मालपुरा करौली का मैदान, सी विंध्य कगार क्षेत्र, डी पीडमांट का मैदान। यानी कि इसमें अब आपसे नदियों को आधार बना के पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से चंबल बनास बेसिन के मध्य स्थित भौगोलिक प्रदेश को क्या संज्ञा दी गई है या भौगोलिक प्रदेश को क्या कहा जाता है, यह भी पूछा जा सकता है। तो अब समझना कौन सी नदियां हैं, चंबल और बनास। चंबल नदी इस तरह से बहती है राजस्थान में और बनास नदी इस तरह से राजस्थान में बहती है, और इन दोनों के बीच का यह जो क्षेत्र है यह कहलाता है विंध्य कगार क्षेत्र। यह चंबल नदी और यह बनास नदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी इसका सही उत्तर। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि विंध्य कगार क्षेत्र क्या है। पॉइंट क्लियर? तो विंध्य कगार क्षेत्र जो है वह विंध्याचल के किनारे की भूमि है, विंध्याचल के किनारे की भूमि है, जो हाड़ौती के पठार का उत्तर का भाग है, यह पूरा क्या कहलाता है? विंध्य कगार क्षेत्रफल। अब दूसरा हमने पढ़ा, यह तो इसका ऊपर वाला पोर्शन हमने पढ़ा। अब दूसरा पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहा गया है दक्कन का पठार। अब इसको भी समझना है कि दक्कन का पठार क्या है। अब दक्कन के पठार को समझने का दक्कन का अर्थ होता है दक्षिण। क्या कहलाता है? दक्षिण। यानी कि हाड़ौती के पठार में विंध्य कगार क्षेत्र जो है इसके दक्षिण में स्थित जो पठारी क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? दक्कन का पठार कहा जाता है। यानी दक्कन का पठार क्या होगा? हाड़ौती के पठार के विंध्य कगार क्षेत्र के दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र। यानी कि जो हाड़ौती का यह पूरा पठार है इसमें जो विंध्य कगार क्षेत्र है इसके दक्षिण में जो पठारी क्षेत्र है यह पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार का जो विस्तार है वह किस जिले में है? झालावाड़ में है। तो ये ध्यान रखना
तो अब देखिए पूरा समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है। अब देखिए हाड़ौती के पठार का हम वर्गीकरण किया, तो अब इसमें हमें यह पता होना चाहिए कि विंध्य कगार क्षेत्र जो है यह कौन से जिलों में है। यह कोटा, बूंदी और बारां, यानी कि विंध्य कगार क्षेत्र का जब भी प्रश्न आएगा, चाहे वह अर्धचंद्राकार पहाड़ियों से आओ, चाहे नदी निर्मित मैदान से आओ, चाहे शाहाबाद उच्चभूमि से आओ, इन सब का उत्तर जो होगा या तो कोटा होगा या बूंदी होगा या बारां, इन जिलों में से ही उत्तर होगा। यानी कि विंध्य कगार क्षेत्र का विस्तार कोटा, बूंदी और बारां में। इसके बाद आता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार किस जिले में है? झालावाड़ में। किस जिले में है? झालावाड़ में। अब समझना इसको दक्कन का पठार क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हाड़ौती के पठार में जो विंध्य कगार क्षेत्र है इसके दक्षिण में, यह हमने पढ़ा है, और इसका विस्तार किस जिले में? झालावाड़। इसीलिए दक्कन के पठार का जब भी प्रश्न आएगा या वह किससे आएगा? झालावाड़ से आएगा या झालावाड़ के पठार से ही पूछा जाएगा। तो यह था हमारे हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण कि हाड़ौती के पठार को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और किस प्रकार से किया गया है। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमें प्रश्न और कैसे पूछा जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो हमें इसी को आधार बना के पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने पढ़ा है कि जो हाड़ौती का जो पठार है यह इसका उत्तरी भाग विंध्य कगार क्षेत्र कहलाता है, दक्षिणी भाग जो है दक्कन का पठार कहलाता है, जिसका विस्तार कहां पर है? झालावाड़। अब यहां से जो प्रश्न हमसे पूछा जाता है वह कैसे पूछा जाता है? निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। सत्य कथन की क्या करें? पहचान करें। कथन लिखा जाएगा ए। हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का प्रत्यक्ष एवं दक्कन के पठार का अप्रत्यक्ष भाग है बी। हाड़ौती के हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का प्रत्यक्ष एवं दक्कन के पठार का प्रत्यक्ष भाग है सी। हाड़ौती के
पठार के पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश स्थित है। और डी, हाड़ौती का पठार भ्रंशन की क्रिया से निर्मित है। इस तरह से हाड़ौती के पठार को हमें पूछा जाता है। आप समझना कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। अब एक एक कथन की बात करें। सबसे पहले हम उत्पत्ति की बात करते हैं। तो देखिए, हाड़ौती का पठार जो है वह भ्रंशन की क्रिया से निर्मित है, यह गलत है। क्यों? क्योंकि हाड़ौती का जो पठार है वह किससे निर्मित है? ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। इसके बाद दूसरा है, हाड़ौती के पठार के पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश स्थित है, यह गलत है। हाड़ौती के पश्चिमोत्तर में महान सीमा भ्रंश स्थित है, यह ध्यान रखना। महान सीमा भ्रंश है। इसके बारे में हम अगले क्लास में डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि महान सीमा भ्रंश क्या है। फिर हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का प्रत्यक्ष एवं दक्कन के पठार का प्रत्यक्ष भाग है। अब यह इंपॉर्टेंट समझना। देखिए, हमने पढ़ा था कि हाड़ौती के जो पठार की उत्पत्ति है वह गोंडवाना लैंड से हुई है। क्लियर? यानी कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का मतलब है भारत का दक्कन का पठार। तो जो हाड़ौती का पठार है यह दक्कन के पठार का कैसा है? इनडायरेक्ट दक्कन के पठार से है। लेकिन यह डायरेक्ट किसका भाग है? तो यह मालवा के पठार का जो है प्रत्यक्ष भाग है और दक्कन के पठार का अप्रत्यक्ष भाग है। इसीलिए यह भी क्या हो गया? गलत। इसका सही उत्तर क्या हो गया? ए इसका सही होगा। कि ऐसे जो है प्रश्न भी हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम उन सभी प्रश्नों की बात करेंगे जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि हो सकता है छोटे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे और बड़े एग्जाम में जो है डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछकर उनके संबंध में जो है उनकी विशेषताओं को एक ही प्रश्न में आपसे पूछ ले। तो आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि जो हमने आज शुरुआत की है किसकी? हाड़ौती के पठार के वर्गीकरण की। कि हाड़ौती के पठार को हमने दो भागों में बांटा है, विंध्य कगार क्षेत्र और दक्कन का पठार। तो विंध्य कगार क्षेत्र को लेके क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और दक्कन के पठार को लेके क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो या तो पूछा जाएगा यह कहां स्थित है, कौन से जिलों में स्थित है और इसकी क्या विशेषता है, और या इसको भी पूछा जाएगा कि यह कहां स्थित है और किसका भाग है। इसके बाद जो विंध्य कगार क्षेत्र है इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया और दक्कन के पठार को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में डिटेल से करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।